अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब से इक़्तिदार में आए तो उनके मुखालिफिन तवातुर से इल्ज़ामात दोहराते दिखाई देते थे कि उनकी हैसियत एक तोते की मानद, जिसकी जान साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी के कब्जे में है। ये हर फैसला, हर तैनाती उनके मशवरे बल्कि उनके हुक्म के मुताबिक करते हैं। बज़ाहिर ये मालूम होता था कि ये बयान उस वक्त अपोजिशन उनके खिलाफ बताती है, एक बयानिया बनाती है, नैरेटिव बिल्डिंग करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आया कि खुद चेयरमैन पीटीआई के करीब समझे जाने वाले रहनुमाओं ने भी ऐसी ऐसी बातें शुरू कर दी और यहां तक कहना शुरू कर दिया कि बनी गाला में जादू टूने का काम बखूबी सर अंजाम दिया जाता है। वो साथ में ये भी बताने लगे कि कैसे मीटिंग्स में होने वाले फैसले तब्दील हो जाते थे और बुशरा बीबी किस तरह उस वक्त के वजीर आजम पर हावी थी। एक वक्त को यह भी मान लिया जाए कि वो तमाम लोग जो इस बारे में बार बार गवाही दे रहे थे, मुबैना तौर पर बयानियां बना रहे थे, लेकिन अब से चंद घंटों पहले बुशरा बीबी की एक मुबैना डायरी और इसमें लिखे गए अहकामात के कुछ हिस्से बन गए जो चौंका देने वाले और ये साबित करते हैं कि जो भी बातें की जा रही थी वो हर्फ ब हर्फ सच थी। बुशरा बेगम न सिर्फ हुकूमती उमूर में मुदाखलत करती थी बल्कि वो पार्टी कायदीन खुद इमरान खान और कानूनी टीम तक को कंट्रोल करती थी और उन्हें हिदायत देती थी। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशन दे रही हैं। बुशरा बीबी ये तक बता रही हैं कि पीटीआई की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसी होगी। बुशरा बीबी ये भी बता रही है कि कौन कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में यह बात भी सामने आई है कि अगर गवर्नर राज लगाएंगे तो कानूनी चाराजोई और शहर बंद करने की तैयारी की जाए, अगर गवर्नर राज लगाए तो पहिया जाम हड़ताल की जाए। मुबैना डायरी में यह बात भी सामने आई कि इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके, यानी बहुत लोग हों, पहले ऐलान नहीं करना और पार्टी को नहीं बताना कि आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। अदालती फैसले वाले रोज सुबह से अवामी फजा बना देनी है कि अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। बेहतर यह है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं, बस एक प्रेशर रखना है। इमरान खान की एहलिया की मुबैना डायरी में यह बात भी सामने आई है कि वकीलों ने जो कुछ अहम सवाल करने हैं और खान ने नहीं बोलने, और वो ये है कि हम जो भी दरखास्त लेकर जाते हैं इंसाफ के लिए वो क्यों नहीं सुनी जाती। बंदियाल आ गया है, नवाज ने कहा था कि अब देखते हैं ये गवर्नमेंट कैसे रहेगी। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी की जानिब से यह बात भी सामने आई है कि ख्वाजा हारिस सवाल उठाएंगे कि आजम सवाती के केस में उनके मकामी सहूलतकार कौन थे। बुशरा बीबी की इस मुबैना डायरी में यह अहकामात भी दर्ज है कि चेयरमैन पीटीआई किस वक्त क्या और कैसे खाएंगे। डायरी में लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई ने सुबह उठते ही कहवा, शहद और जूस पीना है, दोपहर को वाइटामिन के साथ सिर्फ कबाब, गोश्त और मछली खानी है। कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर डायरी हालिया दिनों चेयरमैन पीटीआई पार्क में गिरफ्तारी के वक्त बरामद की गई और बताया जा रहा है कि डायरी के साथ वो 2 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए जिनको फोरेंसिक और डिलीट किए मवाद की रिकवरी के लिए भिजवा दिया गया है। साबिका खातून अव्वल की डायरी में दर्ज तहारीर ने पीटीआई की सियासी हरीफों को और खुलकर बोलने और बयानियां बनाने का मौका फराहम कर दिया और उनके इल्जामात को सच साबित कर दिया है। डायरी आने से कबल भी कैसे मुखालिफिन बुशरा बीबी पर इल्जाम लगाते रहे, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। कभी जादू टोने के पीछे, कभी सियासी मुखालफीन को इस्लामिक टच के साथ और गद्दारी के साथ लिंक कर दो, क्योंकि ये सवाल पूछेंगे हमसे। तोशा खाना की घड़ियां बेचती रही घरेलू खातून, 5 कैरेट के हीरे बटोरती रही घरेलू खातून, हीरों के हार तोशा खाना से चोरी करती रही घरेलू खातून, अल कादिर ट्रस्ट जो खजाना सरकारी है उसकी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बन गई घरेलू खातून, वहां ब्रीफ केस आते रहे, घरेलू खातून वसूल करती रही। मुल्क की अहम तरीन तकर्रियां जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियां करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, फिर उसमें हमें कोई, मेरे ख्याल इसमें कोई हैरानगी की, अचंभे की बात नहीं है। वो सुना था खान साहब सारे फैसले वहां से करवाते हैं, आज तो बिल्कुल वाजे हो गया उन ऑडियोज की रोशनी में जो पीरनी साहिबा की आई और अब जो ये डायरी सामने आई है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि साइफर के मिनट्स बैठ के खुद बनाए, कोई अचंभे की बात नहीं है कि झूठा बयानिया घड़ा गया, कोई अचंभे की बात नहीं है कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब फैसले इस तरह होंगे घर में बैठ के और एक डिक्टेशन ली जाएगी, मगर घड़ियां बेचना, अरसलान बेटा गद्दारी से लिंक कर दो, मुलाजमीन को डांट डपट के क्यों खींची तस्वीरें, तहरीक इंसाफ को तकसीम करने में बड़ा इनका हाथ है, ये चोरी चकारी में और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाने में पेश ना होती तो आज मुल्क का सिनारियो मुख्तलिफ होता। इसी मुबैना डायरी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आज एक डायरी को अब डिस्कस कर रहे हैं, वो डायरी मुबैना डायरी मैं कहूँगा जो पब्लिक डोमेन में आ गई है। पहले भी ये सोचते थे कि डायरी प्राइवेट होती है,
उसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे उसके कंटेंट्स क्या है। आज उसके ऊपर जो साबिका हुकूमत है वो सियासत भी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही है, मीडिया टॉक्स भी कर रही है। कुछ ऐसी ही बातें हम पहले भी हम शॉर्ट्स चलवा चुके हैं, लोग क्या कहते रहे हैं। सबसे पहले तो फरमाइए कि मॉरली इज इट जस्टिफाइड? देखिए, गुजारिश ये है कि ये कैसे डायरी दरियाफ्त हुई वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मीडिया पर भी चल रहा है कि जब गिरफ़्तार करने के लिए इमरान खान साहब को पहुँचे वो, तो वहाँ मज़ाहमत भी की गई थी मुशर्रफ बीबी की तरफ से। लिहाजा फिर वो जब आपको फोर्स करना पड़ती है अपनी एंट्री गिरफ़्तार करने वाली पार्टी को, तो वो फिर हर चीज़ की तलाशी लेते हैं, क्योंकि मुजरिम जो था वो तो कहीं छुपा हुआ था, कोई कहता है बाथरूम में था, कोई कहते हैं कहीं था। तो उस दौरान जो चीज़ें उनके हाथ लगी हैं, उनमें मोबाइल फ़ोन भी हैं जिसका आपने जिक्र किया, और डायरी भी है। इस डायरी के हवाले से मेरे लिए कोई अचंभे की बात बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि ये सब कुछ उनके बारे में पहले लोग कहते थे, और उसकी ऑथेंटिसिटी अब ये है कि उनके हाथ की लिखी हुई तहरीर वही सब कुछ कह रही है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इमरान खान साहब ने साइफर का बयानिया बनाया और फिर अपने ही बयानिया की तरदीद की, जब ये कहा कि साजिश अमेरिका ने नहीं, जना बाजवा ने की थी, साजिश इम्पोर्ट नहीं हुई थी, डोमेस्टिक थी। ये बिल्कुल उसी तरह का एक तरह से कन्फेशन है उन तमाम बातों का जो लोग पहले करते थे। उन बातों का तज़किरा यहाँ इस वक्त करना जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है वहाँ साहब, इससे उस बयानिए को तकवीयत मिल रही है जो लोग बनाते थे, यानी चेयरमैन पीटीआई के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स कहते थे कि चेयरमैन पीटीआई को तो तकवीयत नहीं मिल रही, कंफर्म हो रहा है, तस्दीक हो रही है। किसके खिलाफ चार्जशीट है ये डायरी? देखिए, अभी इसके अंदर से कुछ सफ़ात के गायब होने का तज़किरा है और उसके मंजर आम पर आने का इंदिया भी है। इसी तरह से वो टेलीफोन जो फोरेंसिक के लिए गए हुए हैं वो भी अल्टीमेटली अनफोल्ड होंगे। अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, आप इंतज़ार कीजिए जब और ज़्यादा खौफनाक इंकशाफात होंगे। इससे नुकसान किसको होगा बुखारी से? एक तो तबाह हो जाएंगे पीटीआई के चीफ जो हैं एज ए सियासतदान, वो तो हुए इसलिए अभी तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक ऐसा शख्स जो 4 साल तक इस मुल्क का जो एक न्यूक्लियर पावर है प्राइम मिनिस्टर रहा हो, वो एक खातून की मर्जी, मंशा और उसके विम्जिकल रिएक्शन का मोहताज। उनकी अहलियाँ हैं, अहलियाँ हैं, कितनी अहलियाओं को आपने देखा है मुर्शिद खातून अव्वल रही हैं। खातून अव्वल और मुर्शिद होने में बहुत फ़र्क है। ख़वातीन तो मेरे आपके घर में भी है ना, मगर हमारे मुर्शिद तो नहीं है। पीटीआई खुद कहते रहे ना कि मेरी मुर्शिद बुशरा बीबी है। जी, वो वजूहात क्या थी? वो वजूहात ये थी कि किसी ने कहा कि जी वो टोने टोटके करती हैं, किसी ने कहा उनके पास जिन है, किसी ने कहा उनके पास, खुद उन्होंने कहा मेरे पास मुअक्कलात हैं, किसी ने कहा कि जी गुड्डियों के अंदर पिनें लगी हुई दरख्तों से लटकी होती हैं, कभी बनी गल्ला के, कभी इस्लामाबाद के। यही मैं पूछ रहा हूँ सर, इससे प्रेशर किस पे आ रहा है? बुशरा बीबी पे प्रेशर आएगा ये कंटेंट्स पब्लिश होने के बाद, या चेयरमैन पीटीआई पे जो ऑलरेडी अटक जेल में है? चेयरमैन पीटीआई रेडिक्यूल हो रहे हैं और बुशरा बेगम के ऊपर प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। मुझे तो ये डर है कि कहीं वो इस प्रेशर से निकलने के लिए अपने शोहरे नामदार के खिलाफ वादामाफ गवाह ना बन जाए। दिस इज द पॉइंट, मैं इसी तरफ आपको लाना चाह रहा था कि बुशरा बीबी पे प्रेशर आ रहा है। हम आज से पहले ये कहते थे कि जो कुछ हुआ 9 मई को मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है। इससे तो लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई के पीछे भी एक बहुत बड़ा माइंड था जो उनको ऑपरेट कर रहा था। असल में तो बुशरा बीबी है। असल में खान साहब जो है ना वो रवायतों के बहुत कायल दिखाई देते हैं। वो जो एक रवायत है ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो इनकी जो कामयाबियां हैं जितनी भी शॉर्ट लिव्ड थी वो उनके पीछे उनके मुर्शिद के टोने टोटकों का हाथ था। ये बात हमें अवामुन नास से भी पता चली जो उनके बहुत करीबी लोग थे। 2 बंदों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक अलीम खान साहब, जिन्हें हम कभी उनकी ATM मशीन कहते थे, कभी कहते थे कि ही इज़ हिज आईज़ एंड ईयर्स, और दूसरा ओन चौधरी जो उनके घर के तमाम मामलात में। तो हमें इन हवालों से जो बातें पता चलती थी पहले, ये डायरी उसकी तस्दीक है, ये उसके ऊपर एक मोहर तस्दीक साबित करती है। अगर इसको हम इसी तरह से देखें जिस तरह मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि एक शख्स कितना मफलूज, कितना मोहताज और कितना बेअमल था। अच्छा, मुझे भी बताएं वहाज साहब, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? सबसे बड़ी कानूनी हैसियत होती है मोरालिटी की। एक बात याद रखिए, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, ना हमारी पॉलिटिक्स में है, ना हमारे इदारों में है। करेक्ट। लेकिन जब आप रूल करने निकलते हैं
तो देयर इज़ ए रूल ऑफ अथॉरिटी जो आपको ये हक देती है कि आप किसी मुल्क के ऊपर हुकूमत करें, और अगर उस मोरालिटी के पीछे ये कुछ है तो फिर जो बर्बादी और तबाही हुई है जिसका तज़किरा तो होता रहता है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी तस्दीक भी हो जाएगी, उस सब कुछ के पीछे यही था। लीगल ग्राउंड्स इसके क्या होंगे सर? मॉरल ग्राउंड्स तो हो गए, ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ मोरालिटीज़, लेकिन मोरालिटीज़ तो ये भी कहती हैं कि किसी की प्राइवेट चीज़ को पब्लिक नहीं करना चाहिए। सवाल मेरा बड़ा सादा सा है बुखारी साहब। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सादा नहीं है ना। मैं वो कहते हैं ना कि सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। गुजारिश ये है कि जब घर का भेदी लंका ढा देगा, जब घर से ऐसे शवाहद मिलेंगे जो आपको मॉरली डिग्रेड करें और कानून के गिरफ्त में ले आए आपको, जब आपके गलत फैसलों के पीछे जो चैलेंज हो रहे हैं इस वक्त, उनके पीछे भी यही हाथ मिलेगा आपको, तो फिर इसकी कानूनी हैसियत बन जाएगी। ये मॉरल था, ये इट इज़ बोथ इलीगैलिटी एंड इमोरलिटी। उसको बाहर से उठाना, उसको पब्लिक कर देना, कंटेंट्स को ले आना, ये आप समझते हैं ये जस्टिफाइड एक्ट है? मैं इसकी तस्दीक के ये बगैर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ख़ुद खान साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत में ऐसे इमोरल, इलीगल और इखलाक से गिरे हुए इक़दाम किए हैं अपने सियासी मुखालफिन के, तो जिसको मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में मुकाफ़ात अमल कहता हूँ, और आप हमेशा मुझे उस पर शटअप कॉल देते हैं। दिस इज़ मुकाफ़ात अमल। कैन आई डू दिस सर? ये तो बहुत भारी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो। आर्गूमेंट के एतबार से आपका आर्गूमेंट हमेशा बहुत वैलिड और मुझे बहुत डराता है। मैं बड़ा डर के आपके प्रोग्राम में आता हूँ। बुखारी साहब, क्या होने जा रहा है? इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, कांट यू टेक द कॉम्प्लीमेंट? आई वुड रादर टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट सर। आई एम ऑनर्ड इन फैक्ट कि आप हमारे साथ बैठे हो हमारे शो में सर। यू डिजर्व इट। व्हाट आर यू लुकिंग एट? अब क्या होने जा रहा है? मतलब इस डायरी के सामने आने के बाद बुशरा बीबी की गुज़श्ता रोज़ ही तकरीबन आधे एक घंटे की मुलाकात चेयरमैन पीटीआई के साथ रही, और उसमें भी ये कहा जाता रहा कि शायद वो एक नैरेटिव दे के आई हैं खान साहब को कि जाए आप बताइएगा, जब आपसे पूछा जाए कि मेरे साथ वहाँ पे एक निहत्ती खातून के साथ घर में क्या हुआ, तोड़ फोड़ हुई, वो चीज़ें ले गए और ये सारा कुछ, तो वो लिंक टूटेगा या क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये सब कुछ तो खान साहब की मौजूदगी में हुआ, जो रेड हुआ, जो बदतमीज़ी हुई उनके बकौल, या जो कुछ भी हुआ, जो वो जाके बता के आई हैं उनको, वो कोई ना कोई अमलियात होंगे। ज़ाहिर है वो इस पर बहुत बिलीव करती हैं। डायरी की रूह से भी आपको उन अमलियात का तज़किरा जो है वो मिलेगा। तो अभी तक वहाँ पर ना तो जेल की सलाखें पिघली हैं, ना दीवारें गिरी हैं, लेकिन अब देखना है कि ये जो राब्ता अब इस सूरत में है कि वो जेल जाके मिलने का उनको हक़ है। ज़ाहिर है वो उनकी बेगम है और अदालत ने भी उनको ये राइट दे दिया है। तो मज़ीद ये क्या गुल खिलाएगा ये तो अभी नहीं बुखारी साहब, लेकिन जेल की सलाखें तो एक ही सूरत में पिघल सकती हैं, वो उस वक्त के जब चेयरमैन पीटीआई खुद पिघल जाए। नहीं, ये एक शटर हो जाए, ये टूट एक जाए। बिल्कुल ठीक है, ये एक इंटरप्रिटेशन है इसकी, और दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि वो अमलियात काम दिखा दें और वाक़यातन लोहे की सलाखें पिघल जाए। ऐसे भी हो सकता है? ऐसा हो सकता तो नहीं है, लेकिन खान साहब का यकीन है कि ऐसा भी हो सकता है। कोई डील या ढील का तासुर मौजूद है सर? वो वक्त गुजर गया। ढील सिर्फ मिलेगी बुशरा बेगम को अगर वो वादा माफ गवाह बनेगी। तो इमरान खान विल बी लाइक he'll be fish out of water then? उससे तो कोई ढील नहीं। That is what he deserves. That is what he has arranged. लेकिन अगर हमारी सर पॉलिटिकल हिस्ट्री को उठा के देखें, इवन आप ज़्यादा दूर नहीं जाएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो लंदन बैठे हुए हैं वो भी डिस्क्वालीफाई हुए थे, उनके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी, ऑल्दो इकामा ना लेने के ऊपर या बेटे से तनख्वाह लेने के ऊपर डिस्क्वालीफाई हुए, फिर अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप और ये सारा कुछ, तो अल्टीमेटली तो वो भी डील ले गए ना, या ढील मिल गई ना। देखिए, गुजारिश ये है, आप सेकंड पार्ट जो है आपका ढील वाला, उसको मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि वो डील करके बाहर गए, वो डील उन्होंने की थी प्राइम मिनिस्टर खान साहब के साथ, क्योंकि खान साहब ने इस कौम को ये यकीन दिलाया कि वो शख्स वाकई मरने के करीब है और मुझे उस पर तरस आ गया है। याद है ना आपको वो बयान? और मैंने इसलिए उसको जाने की इजाज़त, ये क्रेडिट लिया था उन्होंने, खुद खान साहब ने, और उसकी तस्दीक की थी शीरी मज़ारी ने। तो ये तो वो कहते हैं ना कि जूं जूं वक्त गुज़रता है पिछली बातें याद आती हैं, जूं जूं आने वाला वक्त करीब आता है अंदेशे और ख़दशात जो है वो बढ़ते हैं। ये सारे अंदेशे और ख़दशात उस वक्त बढ़ रहे हैं जब असम्बली तहलील हो गई है। ऑल्दो शहबाज शरीफ साहब अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक्त तक रहेंगे जब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाता है। आपको लगता है कि ये सख्ती जो अभी तक
पीडीएम हुकूमत थी तो चेयरमैन पीटीआई पे हो रही थी, केयर टेकर सेटअप आएगा तो इसका तसलसल जारी रहेगा या चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं? ये ना सिर्फ ये कि जारी रहेगा, ये इतनी खौफनाक हदों को छुएगा कि हम इस वक्त उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। एक बात जिसकी इजाज़त नहीं दी गई पीडीएम हुकूमत को वो ये थी कि कोई डील की बात करें आप या कोई आप रिकन्सिलिएशन की बात करें। उनकी ख्वाहिश तो ये थी कि ये हुकूमत जाते हुए इसका क्रियाक्रम करके जाए। आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। नहीं, लेकिन ये वन साइडेड ही होगी, ये वन वे ट्रैफिक है। ये हमेशा वन वे ट्रैफिक होती है। व्हाट अबाउट अदर साइड? अभी नवाज शरीफ साहब के हवाले से रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है, सख्तियां तो उधर भी बढ़ रही हैं। नहीं, इसके वो वक्त गुजर जाने दें, 16 सितंबर गुजरने दें, इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन जाएगी, वो एक्सेप्ट हो जाएगी, वो फिर वापस आ जाएंगे। उधर आसानी है, आसानी नहीं है, यानी ये जो कुछ हो रहा है ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा। देखिए ये वन साइडेड है। देखिए, अगर तो ये अक्रॉस द बोर्ड ना होता और उस तरीके से डील के जरिए से होता तो अब तक वो आ चुके होते। ये आएंगे लीगल प्रोसेस के जरिए ही। 14 अगस्त उनकी अपील एक्सेप्ट होगी, उनको राहदारी की जमानत दी जाएगी जिस तरह इसहाक डार के मामले में हुआ, और वो ग्रेसफुल तरीके से वापस मैं आपका सिर्फ पॉलिटिकल एनालिसिस इसके ऊपर लूंगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी है और फिर जो लीगल मामला है मैं वो लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस वक्त हसन रजा पाशा साहब, उनकी तरफ जाऊंगा। सर मुझे क्विकली सिर्फ ये आपने, क्योंकि 14 अगस्त का कहा था, 14 अगस्त भी सर पे है, कल उनके भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री शहबाज शरीफ से कहा अगले महीने आ रहे हैं, लग रहा है आपको अगले महीने आ जाएंगे? आपका पॉलिटिकल सियासी तज्जिया क्या है इस पर? पहली बात तो ये है कि मुझे उस वक्त तक तो बिल्कुल नहीं लग रहा जब तक बंदेयाल साहब घर रुखसत नहीं हो जाएंगे, और अगर ये कानून जो है इसके ऊपर रिव्यू नहीं जाता है तब तक भी मुझे आते दिखाई नहीं देते। यानी अभी अपनी डेट पर से वापस जा रहा हूँ खुद से कि हालात ने एक करवट ली है, नहीं अब आने वाले दिन हालात अच्छे नहीं है, अभी भी हालात अच्छे नहीं। बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीधे साफी तज्जिया सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हालात अगर इधर अच्छे नहीं है तो हालात उधर भी अच्छे नहीं है। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया है। अब सियासी वापसी मुमकिन हो सकेगी, खासतौर पे मुस्तकबिल करीब में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की। इस पर बात करेंगे, लीगल ग्राउंड्स जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुब्रता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 को कलअदम करार दे दिया है। और ऑथर जज इस जजमेंट के अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन है, उन्होंने ये फैसला लिखा है और डिटेल्ड जजमेंट भी आ गई है, जिसके मुताबिक ये पार्लियामान की तरफ से गैर आइनी इकदाम किया गया था। पार्लियामान ऐसा करने की मजाज नहीं थी कि जिस वक्त पार्लियामान असल में अपनी असल हालत के अंदर बरकरार रही थी। अब इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे इस फैसले के, बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल और माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार दिए जाने का जो फैसला है, क्या समझा जाए कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो पॉलिटिकल कम बैक है वो अब खतरे में पड़ गया? नहीं, मेरा ख्याल है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इससे कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचने जा रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो इलेक्शन एक्ट 2017 में ये अमेंडमेंट लेके आए हुए हैं, जिसमें उन्होंने न्यायालय की मैक्सिमम मुद्दत जो है वो 5 साल मुकर्रर कर दी है और उसका विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नाफिजुल अमल होगा। उसको तरमीम को कहीं भी किसी ने चैलेंज नहीं किया। और 19 ये जो है आर्टिकल 62, 63 ए की जहाँ तक बात है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई शख्स, कोई सियासतदान नाअहल होगा इन आर्टिकल्स के तहत तो उसकी नाअहली जो है वो लाइफ टाइम होगी। देखिए कानून नहीं, लेकिन पाशा साहब इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो साबिका हुकूमत ने की, अब तो पार्लियामान क्योंकि इन एक्शन नहीं है, तो उस तरमीम को अगर चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी स्ट्राइक डाउन उसी तरह से नहीं कर सकती जैसे रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को किया है? जी कर सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट को तो सारा इख्तियार है, लेकिन देखें अभी तक तो चैलेंज नहीं हुआ। तो इस वक्त जो मुरवजा कानून है, जो नाफिजुल अमल है इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें पार्लियामान ने मैक्सिमम नाअहली की जो हद मुकर्रर की है वो 5 साल है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि आइन में आर्टिकल 62 63A में एक लफ्ज तक नहीं लिखा हुआ कि नाअहली की सूरत में लाइफ टाइम नाअहली हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद लिखा हुआ। जो लेकिन लोग लेकिन ये कह रहे हैं 62 इसके 1F लिए के तहत इसके बावजूद लाइफ टाइम 62 डिस्क्वालिफिकेशन। जी जी भाई साहब कंप्लीट कर लीजिए। मेरी सुनना 62 63 में आप के भी नाअहल होने की सूरत में लाइफ टाइम पाबंदी नहीं है। नंबर 1, आइन में कहीं नहीं लिखा कि लाइफ टाइम होगी। अब हुआ ये कि जब सजा हुई मियां नवाज शरीफ साहब को, तो फिर एक और पिटीशन आई कि सजा हो गई है तो इनको इनकी नाअहली कितने अरसे के लिए होनी चाहिए। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त ये ऑर्डर कर दिया था कि ये लाइफ टाइम नाअहली होगी। अब सिर्फ एक चीज जो है वो है जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को करनी होगी। अगर वो वापस आते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट में रजू करना पड़ेगा कि जो जो आजकल नाफिजुल उम्र कानून है उसके तहत 5 साल सजा है और मैं 5 साल से ज्यादा अरसा गुजार चुका हूँ, लिहाजा मेरी नाअहली खत्म की जाए। और वो जजमेंट जिसमें मुझे नाअहल कर दिया गया है उस वक्त ना तो किसी कानून में लाइफ टाइम थी, यानी इलेक्शन नहीं तो फिर ये जो कहा जा रहा है कि ऑटोमेटिकली साबिक आइन वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल के लिए की मुद्दत तक तो खत्म हो गई है, यानी ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है 5 साल उसके मुताबिक वो गुजार चुके हैं, इसलिए उनकी नाअहली खत्म हो गई है। तो ये ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगी बल्कि फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? वैसे तो असूलन ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए, लेकिन ये एक आड़े आएगी ये कि एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में शायद मुश्किल हो कोई मामलात को सही तरीके से चलाना। तो मुझे तो यही समझ आ रही है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू करना पड़ेगा अपनी लाइफ टाइम नाअहली ख़त्म करने के लिए, इसी बुनियाद पे कि इलेक्शन एक्ट 2017 में मैक्सिमम जो नाअहली की हद मुकर्रर की गई है वो 5 साल है। तो इसका मतलब तो ये है कि अभी तक नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो खत्म नहीं हुई। ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड एट दिस पॉइंट इन टाइम। देखें, अगर मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई और शख्सियत होती जिसको सजा हुई नहीं हुई तो वो नाअहल अगर होते तो उनकी ऑटोमेटिकली हो जानी थी। मसलन कोई एक और ऐसा शख्स जिसकी नाअहली हो गई फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, लेकिन वो सजा नहीं हुआ किसी पीपीसी के तहत, किसी जुर्म के तहत उनको सजा नहीं हुई जिस तरह की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हुई है, तो फिर उस बंदे की जो है वो नाअहली वो 5 साल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन इनकी चूंकि ये सजा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा एक जजमेंट के तहत इनको लाइफ टाइम दी गई है, तो मैं समझता हूं कि वहां पे एक दफा जरूर जाना पड़ेगा। तो मुश्किल तो है, इसका मतलब इतना आसान तो नहीं होगा पॉलिटिकल रिटर्न नवाज शरीफ साहब के लिए। जी जी यकीनन है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उनके लिए किसी किस्म की हर्डल हो, क्योंकि जब उन्होंने आना है तो एक मखसूस बेंच नहीं होगा जिसके बारे में मुस्लिम लीग नवाज के लोग बार बार बातें कर रहे हैं, शायद वो अवेलेबल ना हो तो फिर मौजूदा एक्ट के तहत उनको रिलीफ मिल सके। नहीं लेकिन बेंच कोई भी हो पाशा साहब, बेंच कोई भी हो वो तो आइन और कानून के तहत ही फैसला करेगा ना। और अगर उस बेंच के सामने भी इस तरमीम को चैलेंज कर दिया जाता है जो इलेक्शन एक्ट में हुई है, तो उस वक्त भी तो फैसला आइन और कानून के तहत ही होगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बात यह है कि आपको पता है कि अगर 3 रुकनी बेंच कोई फैसला करता है तो उसको अनडू 4 या उससे ज्यादा रुकनी बेंच जो है वो कर सकते हैं, और यही वही प्रिवेल करता है जो मेजॉरिटी जजेस फर्ज कर लें आज ये 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया है, कल इसी किस्म का मामला सेम नेचर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आता है और वो 6 रुकनी बेंच या 8 रुकनी बेंच सुनता है और वो इससे हट के कोई फैसला करता है, तो फिर जो लार्जर बेंच का फैसला होगा वो प्रिवेल करेगा, ना कि ये 3 रुकनी बेंच का फैसला। ये बड़ी मुनासिब बात है, लेकिन पाशा साहब ये भी तो देखना होगा कि जिस वक्त का इंतखाब किया गया इस जजमेंट को सुनाने के लिए, यानी 19 जून को ये वर्डिक्ट महफूज हुआ था, आज सुनाया गया है कि जिस वक्त असम्बली तहलील हो चुकी है, हुकूमत घर जा चुकी है, उस वक्त ये फैसला, तो वक्त कितना इंपॉर्टेंट है इस डिसीजन को सुनाने के लिए? वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है,
और यही तो चीज़ है कि इसको आप 2 दिन पहले असेंबली तहलील हुई है और आज ही आपने मुकर्रर करके सुना दिया है, तो यकीनन जो साबका हुकूमत है उसके जो माहिरीन हैं और जो मेंबरान असेंबली थे, वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से उनका बनाया गया कानून उसको रद्द कर दिया गया है, ताकि क्योंकि अब तो है वो सेनेट तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं कर सकती, तो अभी इस मामले में नई जो पार्लिमान वजूद में आएगी उसी को इख्तियार हासिल होगा कि वो इस मामले को टेक अप करे, या फिर कि जो केयर टेकर सेट बनेगा वो रिव्यू में चला जाए में जाता है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि रिव्यू कोई 184(3) के तहत जो मामला पहले चल रहे थे या बाकी जो केसेस रिव्यू में आते हैं उनका स्कोप बहुत कम होता है कामयाबी का। उसकी वजह ये है कि रूल्स के मुताबिक वही बेंच समाअत करता है जिस बेंच ने फैसला किया हुआ होता है। तो पाशा साहब, जितनी फुर्ती साबिका हुकूमत ने दिखाई कानून साजी में, वो तो सारा बेअसर हो गया ना। फिर वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन वो सब इनइफेक्टिव हो जाएगी। बिल्कुल, देखें जो फुर्तियां आखिर में साबका हुकूमत ने दिखाई हैं कानून साजी के हवाले से, वही फुर्तियां अब सुप्रीम कोर्ट में आपको नजर आएंगी। तो ये अब सिलसिला चल रहा है। आप देखें, ये हम तो ये कहते हैं कि जस्ट जो इंसाफ होता नहीं है, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। तो ये अब जो इंसाफ होता नजर आ रहा है आपके सामने है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये 2 कानून ऐसे थे जिनके हवाले से उस वक्त के लॉ मिनिस्टर ने पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन की। 2 मीटिंग्स हुई हमारी इन्हीं मामलात में, जिस पे हमने भी अपना इनपुट दिया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है और ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट है, ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं बतौर प्रैक्टिसिंग लॉयर और फ्री कैन को भी। तो अगर ये ऐसी अमेंडमेंट या ऐसी कानून साजी हो जाए तो ये आम लिटिगेंट को बेनिफिशियल होगा। तो हम तो ये सोच के हमने अपनी इनपुट दी थी साबका हुकूमत को। तो पाशा साहब, अभी तो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कल अदम करार दिया गया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला भी दैट इज स्टिल हैंगिंग इन द एयर। और जैसे आप ये कह रहे हैं कि एक फुर्ती वो है जो हुकूमत दिखा गई और अब फुर्ती आपको सुप्रीम कोर्ट से दिखाई देगी, तो आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं फिर आप? देखिए, मैं इंतहाई अदब से एक बात करता हूँ कि जो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, 3 रुकनी बेंच मुसलसल जिस तरह फैसले करता आ रहा है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं वो बात नहीं करना चाहता। मैं अदलिया का बस बहुत एहतराम करता हूँ, हमारे बड़े हैं। लेकिन देखें, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसकी बेंच की जो फॉर्मेशन है उसको देख लें, सारे लाइक माइंडेड जजेस हैं, सब कुछ वही है। देखिए, एक डेजिग्नेट चीफ जस्टिस है, एक उनके बाद सीनियर मोस्ट जज है सरदार तारक मसूद। वो सिर्फ इस वजह से उन्होंने बेंच से रिक्यूज किया, रीजन उसकी ये बताई कि चूंकि एक कानून आ गया है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस के लिए 3 रुकनी कमेटी बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर जजेस होंगे। वो एक तो ये फैसला करेंगे कि कोई भी केस जब आता है तो क्या ये 184(3) में लाई करता है या नहीं करता, उसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी बात कि वो 3 रुकनी जो कमेटी होगी वही बेंचेस की तश्कील करेगी। अब वो कानून स्टेटस को उसका हो गया, आर्टिकल 75 के अभी उसके प्रोसेस में जारी था, उसमें अभी सदर मुल्क के पास गया हुआ था और उसका फैसला आना था, उसको स्टेटस को जारी कर दिया। लेकिन जो डेजिग्नेट चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने उस वक्त से लेके आज तक किसी बेंच में भी नहीं बैठे, और इस वजह से नहीं बैठे कि वो कैटेगरिकली ये कह चुके हैं कि वो कानून चूंकि बन चुका है और उस कानून की मौजूदगी में वो ये समझते हैं कि तमाम ये जो बेंचेस तश्कील हो रही है ये गैर कानूनी है। तो देखें, एक वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उन्होंने 1 महीने के बाद इस मनसब पे फायज होना है। बाकी वो जजेस हैं 6-7, वो भी जजेस मौजूद हैं। लेकिन पाशा साहब, ये उससे पहले अगर यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला भी सुना देती है, तो देन हाउ डू यू सी दिस?
देखिए ये तो कर सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि जिस तरह पार्लियामान ने आखिरी दिनों में कानून साजी करने में फुर्तियां दिखाई, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद इसी तरह की फुर्तियां दिखाए। आप देख लें, तहलील हुए अभी 2 दिन नहीं हुए, स्याही खुश्क नहीं हुई और आज ये फैसला आ गया। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब आपके वक्त के लिए। जो फुर्ती साबिका हुकूमत ने कानून साजी में दिखाई, अब वो फुर्ती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से देखने को मिलेगी। अभी तो ये रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का मामला है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी है और उसके बाद कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें देखने को मिलेगा कि जो कुछ पार्लियामान करके गई है उसको कैसे स्ट्राइक डाउन या ओवरथ्रो किया जाता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। एक मोतबर बैनुल-अक़वामी जरीदे द गार्डियन ने एक मजमून शाया किया है। ये मजमून इस जरीदे ने इससे कबल भी 1 बरस पहले शाया किया था, लेकिन अब इसको दोबारा शाया किया गया है। इस मजमून में द गार्डियन वाज़े करता है कि उन्होंने ऐसी दस्तावेज़ात और पैगामात देखे हैं जिनसे साबित होता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद से कबल अपने आप को बचाने के लिए कई हरबे आजमाए। यहाँ तक कि उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को ये तक पैगाम पहुँचाया कि या तो नए इंतखाबात के लिए राज़ी हो जाए वरना मार्शल लॉ के लिए तैयार रहें। ये नहीं, जिस रात उनके खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग कामयाब हुई और उन्हें ओहदे से रुखसत होना पड़ा, उस दिन उन्हें साबिक आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश भी की थी, जिसे मुसल्लह अफवाज ने चाबुक दस्ती से नाकाम। द गार्डियन अपने मजमून में लिखता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जिन्हें उस वक्त हफ्ते के रोज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर माजूल कर दिया गया था, उन्होंने अपोजिशन को इक़्तिदार सौंपने की बजाय मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। सिक्योरिटी हुकाम और अपोजिशन के आदाद शुमार के मुताबिक उन्होंने अदम एतमाद के वोट तक आने वाले दिनों और घंटों में इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए कई कोशिशें की, ताहम वो इसे होने से रोकने में नाकाम रहे और हफ्ते की आधी रात से पहले आखिरी मिनटों में उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। खान ने इब्तदाई तौर पर वोट को रोकने की कोशिश की थी कि अदम एतमाद ना आ सके। मजमून में बताया गया है कि मार्च 2022 में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के कौमी दिन के मौके पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने फौजी परेड में शिरकत की। इससे कबल जुमे के रोज उनकी हुकूमत के एक सीनियर वजीर ने अपोजिशन लीडर को एक पैगाम भेजा जिसमें लिखा था कि मार्शल लॉ या इंतखाबात, आपकी मर्जी। मजीद बताया गया कि डॉक्यूमेंट को देखकर ऐसा लगता है कि अपोजिशन को अल्टीमेटम के साथ धमकी दी गई है कि वो खान के नए इंतखाबात के मुतालबे पर राजी हो जाए वरना वो पाकिस्तान की ताकतवर फौज को कंट्रोल में ले आएंगे, जैसा कि मुल्क की तारीख में बारहा हुआ है। द गार्डियन लिखता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की एक शख्सियत ने कहा कि इसने मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि चेयरमैन को यकीन था कि या उन्हें होना चाहिए या किसी को नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी हुकाम का हवाला देते हुए बताया गया है कि अदम एतमाद के वोट के दिन, जिसमें खान की पार्टी ने 14 घंटे की ताखीर की, इसके बाद वज़ीर आज़म ने फौज को कंट्रोल में लाने और मार्शल लॉ लगाने पर उकसाने के लिए आर्मी चीफ को बरतरफ करने की कोशिश की थी। एक सिक्योरिटी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया कि इमरान खान आर्मी चीफ को बरतरफ करना चाहते थे, लेकिन फोर्सेस को इसकी इत्तला मिली और उन्हें इसके बारे में मालूम होने के बाद उनका मंसूबा नाकाम बना दिया। खान साहब इक़्तिदार में रहने के लिए बहुत बड़ा बहरान पैदा करना चाहते थे। उस वक्त के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हफ्ते को सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो इसके ज़िम्मेदार अपोजिशन जमातें होंगी, क्योंकि वो वोटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस रही हैं। चूँकि अदम एतमाद के वोट में ऐवान के स्पीकर और खान के करीबी साथी असद कैसर की तरफ से रुकावटें और ताख़ीर होती रही, जो मुबैना तौर पर उनकी बराह रास्त हिदायत पर काम कर रहे थे। अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामान को बताया कि इमरान खान चाहते हैं कि फ़ौज उसमें शामिल हो। ये इल्ज़ामात कि खान सियासी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये भी अदम एतमाद की रात वकील अदनान इकबाल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई एक कानूनी दरख्वास्त में कही गई। गार्डियन अखबार मजीद लिखता है कि ऐसा लगता है कि खान और फौज के दरमियान चपकलिश हफ्ते की रात को उरूज पर पहुंच गई। रॉयटर्स के मुताबिक खान ने उस रात आर्मी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जबकि उन्हें दिन के अवाइल में हटाने की कोशिश की गई। मकामी मीडिया के मुताबिक बाजवा ने खान से कहा किस्मत को कबूल करें और वोट में मुदाखलत बंद करें। आखिरकार स्पीकर के इस्तीफे के बाद और आधी रात की डेडलाइन से चंद मिनट कबल कौमी असम्बली में वोटिंग हुई। खान, जिनके पास अब पार्लिमानी अक्सरियत नहीं थी, 174 वोटों से हार गए। वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बन गए जिन्हें अदम एतमाद के वोट से हटाया गया। द गार्डियन की जानिब से छापे गए इस मजमून में ये तमाम तर कहानी जो अदम एतमाद की कहानी है वो खुलकर बयान कर दी गई है और उसमें ये भी इस्टाब्लिश हो गया है कि चेयरमैन पीट या तो खुद आना चाहते थे या फिर मार्शल लॉ को रास्ता देना चाहते थे। और उसके बाद बहुत सारी जो ऑडियो कॉल सामने आई उसमें भी इस्टाब्लिश हो रहा था कि पीटीआई के जो हामी हैं
वो भी यही चाहते थे कि या तो चेयरमैन पीटीआई बरसरे इक़्तिदार रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में रहे, नहीं तो फिर मार्शल लॉ लग जाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।